नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं बायोमास एनर्जी। पिछले क्लास में हमने सन के बारे में पढ़ा था। सन एनर्जी, सोलर एनर्जी कहाँ यूज होता है, उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल किससे बना होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है बायोमास क्या होता है, बायोमास एनर्जी क्या है, वुड एंड का चारकोल क्या होता है, काउ डंग एंड बायोगैस क्या होता है, एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है एंड बायोगैस प्लांट क्या होता है। ये सब हमारा आज का टॉपिक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए आज हम बायोमास एनर्जी को आज डिस्कस कर ही लेते हैं। बायोमास एनर्जी, बायोमास क्या होता है, पहले बात तो यही है हमारा क्वेश्चन, तो यही आएगा व्हाट इज बायोमास। तो बायोमास का मतलब बायो मतलब बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोलॉजी किसका पार्ट होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स का डिस्कशन करते हैं। मास का मतलब, मैस का मतलब क्वांटिटी, तो बायोमास मतलब जो हमारे लिविंग क्वांटिटी, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हीं से जो हमें मिलता है, बनता है, उसी को हम बायोमास कहते हैं। डेट मीन्स वही लिविंग थिंग्स यदि डेड बन जाते हैं, डेड हो जाता है, तो उसमें सिर्फ मास बच जाता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो शरीर से निकल जाता है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी है तभी आपके अंदर डिवाइन एनर्जी, तब तक आप जीवित हो। आप इंसान मर जाता है या प्लांट या कोई भी चीज़, प्लांट को काट दो या अपने एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनमें क्या होता है सॉरी एक सेकेंड। उनमें क्या होता है, उनमें एनर्जी खत्म हो जाता है, सिर्फ मास बचता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं बायोमास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या बोलेंगे, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज और एनिमल्स एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड बायोमास। डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। और बायोमास एक ऑर्गेनिक, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्यों है, क्योंकि इसमें जो और कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। इसमें जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होता है। ओके, एग्जांपल, तो बायोमास इंक्लूड जैसे वुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे हमारे धान या पैडी या धान आपने सुना होगा, जैसे चावल निकाला जाता है, और गेहूँ होता है तो हम ऊपर से निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका जो बच जाता है वो रिजिडुअल पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। काउ डंग हो गया, गोबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, गाँव के भाषा में गोबर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब में जो ये सब क्या है, ये बायोमास है, ये बायोमास है। तो बायोमास कंटेन क्या करता है, केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, केमिकल एनर्जी, सी इन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड। तो ये सब हो गया, हमने पढ़ लिया। अब हमने ये देखते हैं कि इसका जो है वो बायोमास रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। तो बायोमास ध्यान रखिएगा, ये रिन्यूएबल है। क्या है भैया, रिन्यूएबल है। ये भी आप ध्यान रखें, रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि हमें पता है प्लांट, हमारे जो वुड है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो क्योंकि इंसान का जन्म लेना और प्लांट का ग्रोथ करना ये सब रुकने वाला है नहीं, तो ये एक रिन्यूएबल है, बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये आएगा। ओके, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि एनिमल वेस्ट को, जो हमारा ये जो सेकेंड टॉपिक है, वुड और चारकोल, इसमें क्या डिफरेंस है। बायोमास तो अभी आऊँगा, पहले भी वुड और चारकोल में डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। देखो, लकड़ी जो होता है, लकड़ी एक बायोमास है। वुड क्या है, वुड जो है वो एक बायोमास है। बायोमास क्यों है, क्योंकि अभी हमने समझाया। और ये जो बायोमास है ना, ये बायोमास ये भी किससे आता है, सन के एनर्जी से ही आता है। हमने पिछले क्लास में बताया था ना, ध्यान रखिएगा क्या, कि सन क्या है, सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। सन इज ए सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। बायोमास का भी जो सोर्स होगा वो कौन होगा, हमारा सन होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट वगैरह में आता कहाँ से है, एनर्जी कहाँ से आता है, सन से आता है। एनिमल में एनर्जी सन से आता है। तो फाइनली ये सन का ही एनर्जी है जो हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो वुड में एनर्जी है। वुड को जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, वुड एज ए फ्यूल यूज होता है, डोमेस्टिक में, घरों में, ठीक है, गाँव में ये सब में यूज होता है। और ये लॉन्ग टाइम से होते आ रहा है, आज से नहीं, लॉन्ग टाइम से, बहुत पुराने ज़माने से ये होते आ रहा है।
तो इसलिए वुड इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बात आता है इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यही है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। क्या निकलता है, वुड का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि स्मोक ज़्यादा निकलता है, ठीक है, स्मोक ज़्यादा निकलता है तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है CF जो है, CF इसका लो होता है। लो कहने का मतलब कितना होता है, 17 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम जलाओगे तो सिर्फ 17 किलो जूल निकलता है। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, ये CF, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें ऐसा होता है। अब आते हैं कि इसमें हम इस वुड्स को कन्वर्ट करके यदि मैं चारकोल बना लें तो ये इससे ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। कैसे होता है वो समझिए। तो ये मोर इफ़िशियंट कैसे है, क्योंकि आप जानते हो कि लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में जो कुछ अदर वोलाटाइल मटेरियल होते हैं या कुछ वाटर के कंटेंट होते हैं इसमें, वुड में, तो इसको जब जलाते हैं तो इससे हमें स्मोक निकलता है। इससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। और स्मोक निकलता है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल वोलेटाइल मटेरियल है, ठीक है। और वोलेटाइल वाटर का मात्रा होगा तो वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होगा तो धुआं निकालेगा, CO2 निकालेगा, स्मोक निकालेगा ही निकालेगा। ओके, सो अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल, जिस तरह से मैंने कोल से कोक बताया था, कोक, ठीक है। तो इसी तरह से हम वुड से चारकोल बनाते हैं। तो चारकोल का यदि आपको ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में आता है व्हाट इज चारकोल, तो चारकोल बस यही है, चारकोल इज ए मोर बेटर देन फ्यूल ऑफ देन वुड, just because of we have extract the volatile material or other water particles from wood, then it convert charcoal, ठीक है। यदि मैं इस वुड से वाटर या वोलेटाइल मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको रिमूव कर दूं तो वो जो सबस्टेंस बनता है वो बनता है चारकोल, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है, तो लकड़ी को एक अप्रोप्रिएट मात्रा तक उसको गर्म करो, उससे कार्बन को, उसके जो वोलेटाइल मटेरियल है उसको निकाल देते हैं हम लोग, तो सिर्फ ब्लैक बच जाता है। सिर्फ क्या बच जाता है उसमें, ब्लैक। और वही ब्लैक क्या कहलाता है, चारकोल। और चारकोल का मतलब उसमें सिर्फ अब मैक्सिमम क्या बच गया, कार्बन। क्या बच गया, कार्बन, ठीक है। कार्बन बच गया, क्योंकि कार्बन और इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाने के कारण ही वो क्या, उसे हम बोलते हैं कि ये कार्बन के फॉर्म में अब ये आ गया। तो आपने देखा भी होगा कि गांव में कि जब वो लकड़ी जब हम बर्न करते हैं और यदि वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होता है या उसको सिर्फ आप उसको गर्म करके रखो तो हमें उसके कुछ देखते हो उसके पार्ट जो होते हैं चूल्हे में उसमें ब्लैक ऐसे बच जाता है, ठीक है। उसको हम फिर बाद में जब जलाते हैं, यूज लेते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है और वो अच्छा देर तक जलता है। अच्छे मतलब एज ए कोल ही वो कोल जो होता है ना, जैसे कोक जलता है, कोक, आप कोक की तरह ही चारकोल मान सकते हो कि इसमें जब इसको जलाते हैं तो इसका इफ़िशियंसी ये है कि ये धुआं नहीं निकालता है। और धुआं नहीं निकालता है तो इसका मतलब एक तो पहली बात तो पोल्यूशन कम करेगा, पोल्यूशन कम के साथ साथ और क्या करता है ये, और ये इफ़िशियंट ज़्यादा होता है, मोर हीट देता है वुड से और ज़्यादा देर तक हीटेड होता है, ठीक है। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, CF वैल्यू भी ध्यान रखिए, CF वैल्यू इसका होता है 33 किलो जूल पर ग्राम। तो इससे डबल हो गया, इससे कितना हो गया, डबल हो गया। सिर्फ हमें उससे पानी और वाटर वगैरह ये सब निकाल देने से। इसीलिए जब हम लकड़ी लाते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग सुखाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास चारकोल बनाने का इतना मशीन तो है नहीं, ठीक है, ये तो इंडस्ट्री में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सुखाते हैं धूप में, सन के एनर्जी से हम उसको सुखाते हैं ताकि उससे वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाए, फिर हम उसको अच्छे तरीके से जला पाएँ। ओके, तो ये हो गया। और चारकोल डज नॉट स्मोक नहीं देता है। ओके, और ये जो है चारकोल जो है वो ईजी है, कन्वीनियंट है, किसके लिए भाई साहब, तो हैंडल करने के लिए ये कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट है देन लकड़ी देखो बड़े बड़े साइज के होते हैं, ये जब चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ब्लैक, तो वो एक मोर कन्वीनियंट हो गया हैंडल करने। तो ये सब इसका एडवांटेज हो गया, समझ में आया। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं काऊ डंग एंड बायोगैस क्या होता है। काऊ डंग क्या होता है, देखो काऊ डंग तो आपने जानते हो गोबर का होता है, ठीक है, गोबर तो सब जानते हो, गाय तो देखा है, गाय बुफैलो भैंस ये सब देखा है, तो वहाँ से जो गोबर निकलता है उसको काऊ डंग बोलते हैं, या इंग्लिश में हो गया। ये तो इसके बारे में हमने देख लिया कि आता कहाँ से है, तो हमारे जानवरों से ये जो हमें एक्सक्रीटा होता है उसको हम बोलते हैं। अब इससे हम फ्यूल एज ए फ्यूल कैसे यूज करें, तो देखो जो काऊ डंग होता है वो डायरेक्टली तो यूज होगा नहीं,
क्योंकि उसमें क्या होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। देखे भी होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें देखे भी होंगे कि गोबर को क्या किया जाता है, उसको किसी सूखे मटेरियल के साथ उसको लगाया जाता है और फिर ऐसे क्या होता है, राउंड राउंड टाइप का बनाया जाता है और उसको फिर धूप में सुखाया जाता है, सन की एनर्जी से सुखाया जाता है, फिर उसको यूज लिया जाता है जलाने में। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन अब इसमें होगा क्या, इसमें होता क्या है, और उसको डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते, उसमें इसमें जो काऊ डंग होता है इसमें होता क्या क्या है। तो देखो, गाय जो खाता है न्यूट्रिएंट्स होता है, अब जो न्यूट्रिएंट होगा उसमें कार्बन भी होगा, तो कार्बन तो चलो हेल्पफुल है हमारे लिए, हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी हमारे फ्यूल के लिए सही है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सब जो होता है ना, ये प्रॉब्लम करता है। और ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस फिर आते कहाँ से, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जानते हो कि जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, पेड़ खाते हैं। अब पेड़ के जो पेड़ होता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि ये जो जैसे पेड़ है, ये पेड़ का ये जो रूट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोफिकेशन जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, विदाउट नाइट्रोजन इसका ग्रोथ नहीं होगा। तो जो सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो ये जो आता है, ये जब प्लांट खाता है वो, तो उसमें नाइट्रोजन का भी मात्रा आता है, तो वो जब उसका जो एक्सक्रीटा होगा उसमें भी नाइट्रोजन का मात्रा होगा, फॉस्फोरस का होगा। तो ये सब के कारण क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, अब नाइट्रोजन सोचो, नाइट्रोजन यदि उसमें होगा, उसको यदि हम जलाएंगे तो हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो वो खतरनाक हो जाएगा, NO2 निकालेगा, NO2 हमें नहीं चाहिए। ओके, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उससे हम न्यूट्रिएंट्स को, सुखाने से हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, तो ख़त्म हो जाता है, अब उसको जलाते हैं। अब चलो वो तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जलाने के बाद हम देखते हैं कि जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें भी स्मोक ज़्यादा निकलता है, जो काऊ डंग होता है उससे भी स्मोक हमारा बहुत ज़्यादा निकलता है। और सबसे बड़ा इसमें कि हैंडल करना है, इसमें भी जो ऐश निकलता है जिसको राख बोलते हैं, वो इसमें मैक्सिमम निकलता है, तो उसको भी हैंडल करना। फिर इसका लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसका भी क्या होता है, काऊ डंग का भी क्या होता है, लो CF होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वही अप्रॉक्स 16-15, यही अप्रॉक्स इतना ही होता है उसका भी, और कम ही, मतलब सॉरी 10 के करीब होता है। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। बट यदि हम इसे डायरेक्टली नहीं यूज करके, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं करके इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ किया जाए, तो वो हमारे लिए बेटर होगा, वो हमारे लिए बहुत काम काम का चीज़ होगा, जिसे हम बोलेंगे बायोगैस, उसे हम बोलेंगे क्या, बायोगैस। तो हम पढ़ते हैं बायोगैस के बारे में, बायोगैस क्या है। तो अभी तक तो हम काऊ डंग को डायरेक्टली यूज कर रहे थे, अब हम बायोगैस उससे बनाएंगे। ओके, डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो बायोगैस क्या होता है, पहले ये बताओ। सो देखो, बायोगैस क्या होता है, बायोगैस जो होता है वो काऊ डंग या कोई भी जो कचरा होता है, जो रेजिडुअल पार्ट होता है, स्पेयर पार्ट होता है, उसको सड़ा कर, ठीक है, उसको बनाया जाता है। अब ये कैसे बनता है, ये आपको समझना है। तो ये मान लो, मैं इसका भी फिगर आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है ये। और ये बनने में, ये जब बायोगैस बनाते हैं ना, बायोगैस, तो ये ध्यान रखना, हमारे दो एडवांटेज इसमें मिलते हैं। बायोगैस बनाने से हमें दो एडवांटेज मिलता है। जब हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, उसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, उड़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। तो इससे जो राख निकलता है वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को और ख़राबी करता है, फिर वो हवा से, आंधी तूफान से उड़कर, क्योंकि हम लोग कहीं फेंक देते हैं अपने राख को, और वो फिर एनवायरनमेंट को ही पोल्यूशन करता है। लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं यूज करें, इनडायरेक्टली यूज करें, यदि हम उसको पहले बायोगैस कन्वर्ट कर लें, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी बताएंगे, तो हमारे पास दो एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट एडवांटेज ये मिलेगा कि इट गिव क्लीन बायोगैस, एक तो पहले हमें ये क्लीन बायोगैस देता है, क्लीन गैस देता है, ठीक है, क्लीन गैस देता है। अब क्लीन गैस देने के साथ साथ ये और क्या देता है, सेकंड कि इसके जो स्पेंड जो डंग होगा से जो हम निकालेंगे, वो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहेगा, क्योंकि हम इसके न्यूट्रिशन को अब हम सुखा नहीं रहे हैं, हम उसको सुखा नहीं रहे हैं, उसको धूप में हम या सोलर एनर्जी से किसी से भी हम उसको सुखा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे वो तो इसमें रहेंगे ही। ओके, तो इसका मतलब इसको मैन्योर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, यूज यूज एज ए मैन्योर, मतलब खाद के रूप में। ठीक है, आप जानते भी होंगे कि जो किसान एग्रीकल्चर फार्म में होता है,
वहाँ पे जो गाय का गोबर होता है उसको एज ए खेत में डाला जाता है, क्योंकि उससे हम फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और क्यों बढ़ाते हैं फर्टिलिटी? क्योंकि वापस से तो नाइट्रोजन और फास्फोरस यही तो चाहिए हमारे ज़मीन को। तो जो गाय डंग निकाला है उसको हम यूज कर लेंगे एज ए मैन्योर, तो वापस से हमारा खेत का फर्टिलिटी अच्छा हो जाएगा, फिर प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। तो इससे दो चीज़ हुआ ना तो हमारा न्यूट्रिएंट्स गया जो कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस है, और हमें गैस भी मिल गया, हम उसे जला भी सकते हैं। और ऊपर से और दूसरी बात कि ये जब क्लीन गैस होता है इसका मतलब एनवायरनमेंट को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाएगा, कोई ये डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि ये बायोगैस से हमें एडवांटेज मिलता है। अब आते हैं बायोगैस कैसे बनता है। तो बायोगैस कैसे बनता है इसके लिए आपको देखो, दो आपने पढ़ा भी होगा बायो में, रेस्पिरेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो इसमें मैं बायो में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगा कि एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है। अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? अपघटक मतलब उसका डिग्रेडेशन मतलब उसको, जैसे आपका कोई पेड़ है वो वो यदि आपने उसको काट दिया, उसकी जो पत्तियाँ हैं, उसकी जो लकड़ियाँ हैं, यदि वो पानी उसको मिल गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। मतलब एक चीज़ से वो दूसरे चीज़ में वो बदल गया, उसका डिग्रेडेशन हो गया। समझ में आया? तो इसे हम बोल रहे हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। अब एनारोबिक का मतलब क्या है? वहाँ पे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम यही पढ़ते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो अब एनारोबिक डिग्रेडेशन में भी यही होगा कि यदि डिकम्पोजिशन, हमारा डिकम्पोजिशन कैसा हो, डिकम्पोजिशन हमारा कैसे कब हो? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा डिग्रेडेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, तो उसे हम बोलते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। और यही हम एग्जैक्टली यही करते हैं। हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, वो जो गोबर होता है उसको हम एक टैंक में डालते हैं और इसको ऑक्सीजन हवा के साथ इसको संपर्क में नहीं आने देते हैं, और इसके साथ गोबर के साथ हम क्या करते हैं, पानी भी डाल देते हैं। एक रेशियो फिक्स होता है, उस रेशियो के साथ हम इसमें डालते हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन अंदर क्या होता है, जिसे हम डिग्रेडेशन बोलते हैं, सड़ जाना। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगा, लेथल हो जाएगा। ठीक है, स्थिर पड़ जाएगा, और स्थिर पड़ने के बाद फिर धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन हो जाता है विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जरूरी है चीज़ों को जिंदा रखने के लिए। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया पैदा होता है, क्योंकि आप जानते हो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी उनको कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन के बिना भी वहाँ वो बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया बनता है वो उसे हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज। और वही क्रिएट करता है फिर क्या, गैस, वही फिर क्रिएट करता है बायोगैस। बायो बायोगैस बायोगैस क्यों नाम दिए? क्योंकि ये किससे बन रहा है, हम लोग पहले नेचुरल गैस पढ़ते हैं, क्योंकि वो नेचुरल गैस हमें ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो लिविंग थिंग्स है उससे हम उसके थ्रू कन्वर्ट करके बायोगैस बना रहे हैं, इसलिए हम इसको बायोगैस बोलेंगे। ओके, तो बायोगैस हमने देखा कि कैसे बनता है। अब इसमें कंटेंट क्या क्या होता है, मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या होता है। तो उसमें कंटेंट जो होगा उसमें इसमें देखो, इसमें मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, ये सब होता है। लेकिन यदि आपको एग्जामिनेशन में आता है तो सबसे पहले आपको जो मार्क करना है, पूछा जाएगा कि इसमें मेन कंटेंट्स क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे मीथेन। क्या होता है भैया? मीथेन, यह ध्यान रखिएगा। मीथेन CH4 क्या होता है? CH4। अब ये CH4 कैसे होता है, इसको CH4 मीथेन को CH4 क्यों बोलते हैं? तो देखो, ये तो इसका केमिकल कंपोजिशन नाम है। तो ये कन्वर्ट मीथेन में ही क्यों होता है वो, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, चलो मैं इसको अभी फिर डायग्राम बताऊंगा, तभी बताऊंगा जब मैं कि इसका डायग्राम कैसे होता है, बायोगैस का जो डायग्राम होता है कैसे बनाया जाता है, वहाँ पे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो हमने ये समझा कि डिग्रेडेशन कैसा होता है, यहाँ पे एनारोबिक होता है, उसी के कारण यहाँ पे हमारा गैसेस बनता है, उसे हम बायोगैस बोलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बायोगैस प्लांट क्या होता है, समझ में आया? और इसी को गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे गांव में, क्योंकि ये बायोगैस जो होता है वो मैं यूजुअली जो हो काऊ डंग से बनता है, और काऊ डंग को हम अपने अपने गाँव की तरफ में देसी भाषा में क्या बोलते हैं, गोबर। ठीक है, तो इसलिए गोबर गैस भी इसे बोला जाता है, गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमें समझना है अभी कि बायोगैस प्लांट क्या होता है। तो मैं अभी फिगर से आपको समझाता हूँ।
सो इस फिगर से हम क्लियर करते हैं कि बायोगैस प्लांट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे ये वर्क करता है। सो देखो, ये जो फिगर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है काऊ हमारा, इसी में जो काऊ डंग है यहाँ से स्लरी के फॉर्म में, पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ये देखो, ये डोम होता है, ठीक है, डोम मतलब ये सिलिंड्रिकल डोम होता है, सिलिंड्रिकल, ये गुंबद की तरह बना रहता है। और ये ऐसे थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप के यहाँ पे बनाया जाता है, अंदर ज़मीन को खोद के, ये ब्रिक्स वगैरह ईट वगैरह से इसे नीचे अंदर की ओर बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक होता है, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक होता है, जो कि इसको डाइजेस्ट करते जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से एक होल दिया जाता है, यहाँ से एक होल दिया जाता है, जो कि यदि ओवरफ्लो हो जाता है, ये भर जाता है, तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर यहाँ से ये निकल सके, और यहाँ से ये निकल सके, और फिर इधर हम फिर उसको, ये ओवरफ्लो टैंक हो गया। इसको फिर हम यहाँ से यूज कर लेते हैं कहाँ पे, मैन्योर के फॉर्म में, खेत वगैरह में डालने के लिए। तो ये सब हो गया। यहाँ पे जो होता है, ये देखो डंग एंड वाटर मिक्सचर यहाँ पे आकर जमा होता है, ओके। और ये इनलेट चैम्बर हो गया, जहाँ से एंट्री मारा वो इनलेट चैम्बर हो गया, ये आउटलेट चैम्बर आप इसको बोल सकते हो। तो ये सब है इसको समझने के लिए। अब इसके बाद आते हैं हम इसके वर्किंग पे। तो देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐसा नहीं कि काऊ डंग ही नहीं डाला जाता है, इसमें और भी, जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए, कागज़ हो गया, रद्दी हो गया, ठीक है, बेकार जो कागज़ वगैरह है, प्लांट्स के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, वो सब इसमें डाल दिया जाता है। हमारे जो कचरा है वो सब भी इसमें डाल दिया जाता है पानी के साथ में, तो उसे हम बोल देते हैं स्लरी। स्लरी मतलब पानी के साथ मिक्स करके वो अंदर आया, और ये पूरा पैक्ड होता है। देखो, ये स्लैब कवर जो होता है, ये पूरा कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें एयर ना जा पाए। और ये जो डोम है, ये आयरन मटेरियल का बना रहता है। अब देखो क्या होता है, मैं इसके पूरे डिटेल पे नहीं जाऊंगा कि ये यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन पे नहीं जाऊंगा, बस सिंपल समझो तुम, क्योंकि सिंपल ही आएगा तुम्हारे। तो ये यहाँ से आया और फिर यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे ये आकर जमा हुआ। तो कितने दिन लगते हैं इसको गैस बनाने के, गैस बनाने में? कम से कम इनिशियली, यदि शुरुआत में यदि आपने स्टार्ट किया है, तो आपने फर्स्ट बार यदि इसमें डाला है, तो इस टाइम कम से कम 50 से 60 दिन लगते हैं यहाँ पे गैस को फॉर्म होने में। और एक बार गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, तो फिर आप कंटिन्यू डेली डालते जाते हो, तो ये फिर कंटिन्यू बनते जाता है गैसेस। और गैसेस कैसे बनता है, बायोगैस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और वो फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे, ठीक है, एनोरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पैदा होंगे, और वो फिर क्या करेंगे, वो गैस क्रिएट करेंगे, मीथेन गैस, CH4। अब CH4 क्यों बनाते हैं, तो एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, ओके। सो ये जो यहाँ ये CH4 में बात कर रहा था कि CH4 जो होता है वो कैसे बनाते हैं। तो देखो, आपने जो यहाँ पे डालते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बन वगैरह होते हैं, जो प्लांट के टुकड़े वगैरह या गोबर वगैरह डालते हैं उसमें कार्बन भी होते हैं और हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो एनारोबिक यहाँ पे होता है, एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है, तो उसके दरमियान में ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ये गैसेस फॉर्म कर देते हैं, जिसे हम मीथेन गैस बोलते हैं। तो क्या इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है? नहीं, हमने पहले बोला था ना, गोबर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी होते हैं। तो उनका क्या होता है, तो उनका, ये तो हमारे लिए एडवांटेज है, यही तो हमारा एडवांटेज है कि इसमें जो गोबर है वो अंदर ही रह जाता है, और ये गैस रिएक्शन करके गैस हल्का होता है, ये ऊपर जमा हो जाता है, इस यहाँ पे ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, इस एरिया पे ये जमा हो जाता है गैस, ठीक है। और ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, नॉट परफेक्ट सॉलिड बट सेमी सॉलिड, यहाँ पे जमा हो जाता है। और यही सेमी सॉलिड, अब देखो कि इसका डिग्रेडेशन जब हो रहा था, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो बनकर ऊपर चला गया, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन था वो तो कहीं गया नहीं, वो तो उस गोबर में ही रहा। तो इस गोबर को यहाँ से आउटलेट से कहाँ पे यूज लिया जाता है, मैन्योर के फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में खेत वगैरह में डालने के लिए। तो हमारा न्यूट्रिएंट्स भी बच गया, और हमने उसको खेत में यूज भी ले लिया, और हमारा गैस भी बन गया। इसीलिए जो हमारा बायोगैस है वो काफ़ी बेनिफिशियल है कंपेयर टू काऊ डंग, जो उसको जलाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उससे कंपेयर किया जाए तो ये है सिंपल प्रोसेस इसका, ठीक है। अब अभी ये जो बायोगैस प्लांट है, ये इसको कभी कभी सीवेज प्लांट भी बोलते हैं।
मतलब इसको नहीं, मतलब इसी के तरह सीवेज प्लांट भी होता है। सीवेज प्लांट, अब सीवेज जानते हो, हर शहर से क्या निकलता है, सीवेज निकलता है, कचरा निकलता है। और उसके लिए क्या होता है, ये उसके लिए एक नाला होता है, ठीक है, जहाँ से पूरे शहर का कचरा फिर नाले के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो सरकार क्या करती है, उस जो कचरा है ना, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, अदर चीज़ें भी होते हैं, कचरा होता है, घरों के कचरे होते हैं, ये सब को यहाँ पे रोक कर और फिर एक टैंक बनाकर उससे भी गैस बनाया जाता है और वहाँ के विलेजेस वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, ये जो गैस बनता है फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये जो यहाँ गैस बना, यहाँ पे ये गैस वाल्व हो गया, इसको ओपन, कितना ओपन करना है कितना क्लोज करना है इससे कर लेते हैं, और ये हमारा आउटलेट हो गया, ये हमारा आउटलेट हो गया, यहाँ से हम इसको आउट कर देते हैं और फिर हम इसको यूज लेते हैं। यूज कैसे, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, बर्निंग के लिए भी होता है, फ्यूल, इससे कुकिंग होता है, और इससे हमारे मोटर वगैरह भी चलाए जाते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे डीजल और पेट्रोल यूज होता है उसके जगह पे ये जला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये, और ये इसके एडवांटेज क्या है कि ये डोमेस्टिक वो पोल्यूशन भी नहीं करता है, मतलब ये रेजिडुअल पार्ट नहीं निकलता है, कंप्लीट बर्निंग हो जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू इसका हाई होता है। ओके, आपने पहले ये घरेलू पर्पस में यूज होता था, हमारे गांव में था भी ये, ठीक है, तो इसलिए मुझे इसका, मैंने देखा है इसको, तो ये उसमें कोई भी जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करता है, कार्बन पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं, कार्बन के जो ब्लैक सूट होते हैं वो नहीं निकलते हैं, धुआं नहीं निकलता है, ठीक। तो ये सब हमारा इसका एडवांटेज हो गया। ओके, सो जो बायोगैस जो एनर्जी हो गया, वो कैसा एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमारे लिए बेटर क्यों है बायोगैस, जो हम इस पे हमारे जो इंडिया में है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है गांव में, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि हमारे पता है हमारे इंडिया क्या है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास खेती बाड़ी के लिए भी ज़मीन ज़्यादा है, तो हम किसान, जो हमारे किसान हैं वो यहाँ पे फसल ज़्यादा उगाते हैं, और उनका जो वहाँ से फसल जो होता है उसमें से जो हमारे काम का चीज़ होता है हम निकाल लेते हैं, और बाकी हम उसको एज ए क्या करते हैं, एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा बायोगैस प्लांट वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सी एनर्जी, ठीक है, सी एनर्जी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, देखते रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है।